हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 4 मेंडिंग वॉल। मेंडिंग का मतलब होता है रिपेयर करना। यहाँ पर एक वॉल के रिपेयर करने की बात करी जा रही है। ट्रेडिशंस आर कस्टम्स एंड बिलीव्स दैट आर पास्ड ऑन टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स। दे इन्फ्लुएंस अस इन एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ। जो ट्रेडिशंस होते हैं वो एक तरह के कस्टम्स और बिलीव्स हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हम लोगों को पास किए गए हैं, और ये जो ट्रेडिशंस हैं इन्हीं की वजह से हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहती है हमेशा। Let's read this poem which explores the nature of human relationship in the poem. In the poem, the poet is a New England farmer who walks along with his neighbor in the spring season to repair the stone wall between their farms. इस पोएम में हम ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। इस पोएम में जो पोएट हैं वो एक न्यू इंग्लैंड फार्मर हैं और अपने नेबर के बीच की कन्वर्सेशन को बता रहे हैं, जो कि स्प्रिंग सीजन में एक वॉल है, जो बाउंड्री वॉल है, जो कि स्टोन की बनी हुई है। इन दोनों के फार्म्स के बीच में जो बाउंड्री वॉल है वो स्टोन की बनी हुई है, जिसके रिपेयर की यहाँ पर कन्वर्सेशन होगी, यहाँ पर बातचीत होगी कि किस तरह से क्या होने वाला है। समथिंग देयर इज़ दैट डज नॉट लव अ वॉल। यहाँ पर जो पोएट हैं वो पोएम को स्टार्ट करते हैं एक मिस्टीरियस स्टेटमेंट देते हुए कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो अननोन फोर्स है जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है, जो कि नहीं चाहती है कि यहाँ पर एक वॉल रहे। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन। फिर पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से जो ग्राउंड है वो स्वेल कर जाता है जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी फ्रॉस्टिंग हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बाउंड्री वॉल है उसकी फाउंडेशन हल्की सी शिफ्ट हो जाती है और उसके बीच में क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने की वजह से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो बोल्डर्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, वो सब गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राउंड मूवमेंट है, जिसकी वजह से जो पत्थर गिर गए हैं, जो बीच में गैप्स आ गए हैं, इसकी वजह से इतना ज़्यादा स्पेस बीच में बन गया है कि दो लोग साइड बाय साइड उस बाउंड्री वॉल की ओपनिंग के बीच में से पास थ्रू आराम से हो सकते हैं। द वर्क ऑफ हंटर्स इज़ अनदर थिंग। यहाँ पर जो पोएट हैं अपना फोकस शिफ्ट करते हैं हंटर्स की तरफ, कि ये जो हंटर्स हैं इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस डैमेज को करने में, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो पोएट हैं वो नेचर को दोषी मान रहे हैं कि नेचर की वजह से वहाँ पर वॉल नहीं टिक पा रही है। फिर अपना फोकस शिफ्ट करते हैं हंटर्स की तरफ कि कुछ हंटर्स हैं जिनकी वजह से भी ये जो डैमेज हुआ है वो उन हंटर्स की वजह से भी हुआ है। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। फिर बताते हैं पोएट कि वो हंटर्स को फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर वॉल्स को रिपेयर भी करते हैं जो कि हंटर्स ने डैमेज किया होता है। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन अ स्टोन। जहाँ पर जो हंटर्स हैं उन्होंने कोई भी ऐसा स्टोन नहीं छोड़ा है जो एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ हो। यानी कि जो हंटर्स हैं उन्होंने उस वॉल को, जितनी वॉल डैमेज थी नेचर की वजह से, उससे ज़्यादा वॉल्स को डैमेज कर दिया है अब हंटर्स ने, ठीक है। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग टू प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं हंटर्स? हंटर्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रैबिट को पकड़ना चाहते हैं जो कि वॉल्स के बीच में जा कर के छुप गया है, ठीक है। यानी कि जो हंटर्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं उस रैबिट को पकड़ना जिसकी वजह से ये जो वॉल है उसको डैमेज किया है, ठीक है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? ऐसा अपने डॉग्स को प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं। येल्पिंग का मतलब हो गया भौंकने वाले, लाउड जो डॉग्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाउडली भौंक रहे हैं, उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको यानी कि खिलाने के लिए ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं। यहाँ पर जो पोएट हैं वो गैप्स ऑन दी वॉल कॉज्ड बाय दी ग्राउंड स्वेल जो है उसको रेफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से हंटर्स की वजह से जो कि गैप्स बनाए गए हैं। The gaps, I mean, no one has seen them made or heard them made. अब ये जो गैप्स बने हैं, दोबारा से वापस से पोएट जो हैं वो उस गैप के बीच की गैप के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि ये जो गैप्स बने हैं ग्राउंड स्वेल की वजह से और जो हंटर्स हैं उनकी वजह से जो गैप बन गया है उसको ना तो कभी किसी ने देखा है ना ही कभी सुना है। मतलब ऐसा गैप बनते हुए कभी फिजिकली किसी ने देखा नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अपने आप से ही हो रहा है। बट
अ स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, पर जैसे ही स्प्रिंग का सीज़न आता है, जैसे ही रिपेयर करने का मौसम आता है, उन्हें जो गैप्स जो बन गए हैं ग्राउंड स्वेल की वजह से और हंटर्स की वजह से, वो अब विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, फिर पोएट बताते हैं कि वो अपने नेबर से कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं जो कि हिल के उस पार रह रहे हैं, ठीक है, कि उनको ज़रूरत है अब इस वॉल को रिपेयर कर लेने की। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक दी लाइन, और फिर पोएट और जो उनके नेबर हैं वो मिलते हैं एक स्पेसिफिक डे में, और वो दोनों ही जो बाउंड्री वॉल है उसमें उसके अगल बगल वॉक करते हैं और देखते हैं कि कितना डैमेज उस वॉल में हो चुका है। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, उसके बाद पोएट बताते हैं कि जब ये सब कुछ एसेस कर लेते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं, उसके बाद वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने की, वॉल को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं साथ में, जिसकी वजह से जो बाउंड्री है उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ के बीच में वो रीस्टैब्लिश हो जाए। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, फिर बताते हैं कि जब वो दोनों रिपेयर वर्क कर रहे हैं, वो दोनों ही फिज़िकल बाउंड्री, जो भी फिज़िकल बाउंड्री है उनके बीच की, उसको रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही साथ में ये काम कर रहे हैं। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, और वो दोनों ही पर्सनस उनकी तरफ जो भी पत्थर गिरे हुए हैं वो उनको उठा करके उनको उसमें सेट करने की कोशिश कर रहे हैं बाउंड्री वॉल में। एंड सम आर लोव्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, फिर बताते हैं कि जो पत्थर गिरे हुए हैं उनमें से हर पत्थर अलग अलग शेप और साइज़ का है। कुछ जो शेप्स है और साइजेस हैं वो ब्रेड के टुकड़े की तरह हैं, यानी कि बहुत चपटी हुई और चौड़ी चौड़ी हैं, और स्टोन्स हैं। उसके अलावा कुछ जो पत्थर हैं वो बहुत ज़्यादा स्फेरिकल शेप के हैं। वी हैव टू यूज़ अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस, फिर पोएट बताते हैं कि क्योंकि ये जो शेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हैं, यानी स्टोन्स की जो शेप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, इसकी वजह से बहुत यूनिक टेक्निक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो जो पत्थर हैं वो बैलेंस हो पाएंगे, या फिर उनको कोई एक स्पेल यानी कि कोई जादुई मंत्र का जाप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जो स्टोन्स हैं वो बैलेंस हो सकें। Stay where you are until our turns are backs are turned, फिर पोएट यहाँ पर बोलते हैं कि पोएट अब स्पेल करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि पोएट जादुई बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर भी हो तुम, पत्थरों को कह रहे हैं कि जहाँ पर भी हो तुम वहाँ पर ही टिके रहो जब तक हम वापस से अपने एक और पत्थर तुम्हारे ऊपर नहीं रख देते, ठीक है। until our backs are turned, यानी कि वो पत्थर को उठाने के लिए अपनी जो पीठ है उसको झुका करके पत्थर उठा रहे हैं और उसको देख नहीं पा रहे हैं ना, जो बाउंड्री वॉल बना रहे हैं, तो पत्थरों से ये बात कह रहा है पोएट, यानी स्पेल कर रहा है, जादुई मंत्र पढ़ रहा है कि जहाँ पर भी हो वहीं पर ही रहो जब तक कि हम वापस से पत्थर लेकर के नहीं रख देते। वी वियर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम, फिर पोएट बताते हैं क्योंकि पत्थर जो हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, जिसकी वजह से उनके जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, उनके भी हाथ खुरदुरे हो चुके हैं। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, फिर पोएट कहते हैं कि पोएट ये जो लेबोरियस काम है, देखो यहाँ पर जो पत्थर हैं वो बहुत ज़्यादा भारी हैं, अलग अलग शेप और साइजेस के हैं, तो एक तरीके की ये लेबोरियस वर्क है, पर फिर भी पोएट इस काम को बहुत ज़्यादा प्लेफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इस रिपेयर वर्क को बहुत ज़्यादा प्लेफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि ये जो लेबोरियस टास्क है वो उनके लिए थोड़ा सा हल्का हो जाए, यानी जो भी वो टास्क कर रहे हैं, जो भी वो बोझ उठा रहे हैं, वो उसको आउटडोर गेम की तरह इमेजिन कर रहे हैं, जिससे कि उनको पता ही ना चले कि कितनी जल्दी उनकी वॉल जो है बिना थके बन गई है, यानी कि वो माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं खुद के साथ, ये बात कहते हुए। वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटिल मोर, यहाँ पर जो पोएट हैं, ये जो गेम जो खेल रहे हैं पोएट, दोनों ही तरफ से, यानी कि पोएट और उनके नेबर जो हैं, ये जो रफ़ टास्क कर रहे हैं पत्थरों को उठा करके रखने का उनकी जगह पर, तो पोएट यहाँ पर बताते हैं कि ये जो गेम है इसमें दोनों ही जो लोग हैं, पोएट और उनके जो नेबर हैं, वो अपनी अपनी साइड की जो वॉल है उसको बना रहे हैं, पर सच्चाई तो ये है कि जो बैरियर है इन दोनों के बीच में उसको मेंटेन करने के अलावा वो और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। देयर वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड दी वॉल, फिर जो पोएट हैं ये इस वॉल की जो नेसेसिटी है, इस वॉल की जो ज़रूरत है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो पोएट हैं ये कहना चाह रहे हैं कि रियलिटी में
क्या ही रीज़न होगा, कोई भी रियल रीज़न नहीं है इस वॉल को यहाँ पर होने का, यानी जो पोएट हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई वॉल हो। ही इज़ ऑल पाइन एंड आई एम ऑल ऑर्चर्ड। फिर जो पोएट हैं वो कहते हैं कि मेरे यहाँ पर तो सारे के सारे एप्पल ट्रीज़ हैं मेरे फार्म की बाउंड्री में, और जो मेरे नेबर हैं उनकी बाउंड्री में सारे के सारे पाइन ट्रीज़ हैं। माई एप्पल ट्रीज़ विल नेवर गेट अक्रॉस एंड ईट द कोन्स अंडर हिज पाइन, आई टेल हिम। जो पोएट हैं वो अपने नेबर से कहते हैं कि मेरे यहाँ पर तो सारे के सारे एप्पल ट्रीज़ हैं, और मेरे एप्पल ट्रीज़ कभी भी आपकी तरफ यानी उस पार आपकी तरफ पाइन के जो कोन पाइन्स हैं उनको खाने के लिए नहीं आएंगे। तो फिर क्या ज़रूरत है इस वॉल को बनाने की। ही ओनली सेज गुड फ्रेंड्स में गुड नेबर्स। और फिर जो नेबर हैं वो सिर्फ अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उस पर एडियर करते हुए, उस पर अडिग रहते हुए कहते हैं कि जो गुड फेंसेस होती हैं यानी गुड बाउंड्रीज जो होती हैं वो लोगों के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। स्प्रिंग इज़ द मिसचीफ इन मी एंड आई वंडर इफ़ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड। अब जो स्प्रिंग का सीज़न है, ठीक है, ये पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज़ किया गया। जो स्प्रिंग है उसको पर्सोनिफाई करते हुए, इस सीज़न को पर्सोनिफाई करते हुए पोएट के दिमाग में मिसचीवियस क्वालिटीज़ आने शुरू हो जाती हैं, यानी एक शैतानी दिमाग उनके अंदर आना शुरू हो जाता है। वो सोचने लगते हैं कि वो अपने नेबर के दिमाग में कुछ ना कुछ प्लांट करें, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ उनके दिमाग में डालें कि ये वॉल की यहाँ पर क्या ज़रूरत है। फिर पोएट जो है कंटेम्पलेट करते हैं, इस पॉसिबिलिटी को बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो आइडिया है वॉल को बनाने का, ठीक है, ये ना हो तो ज़्यादा सही है। यानी यहाँ पर पोएट जो हैं वो अपने नेबर के दिमाग में नए आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हो सके तो उनके जो नेबर हैं वो उनकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाएं। वाई डू दे मेक गुड नेबर्स इज़न्ट इट। फिर जो पोएट हैं वो क्वेश्चन करते हैं इस कॉमन बिलीफ को कि जो गुड फेंसेस हैं वो गुड नेबर्स बनाती हैं। इसको वंडर करते हुए कहते हैं कि क्या वैलिड रीज़न हो सकता है इस नोशन के पीछे, यानी ये जो बात कही थी उसके नेबर ने, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, इसके पीछे का वैलिड रीज़न क्या हो सकता है। यानी ये खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाली बात को। वेयर देयर आर काउज बट हियर देयर आर नो काउज। फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है कि जहाँ पर जिनके पास काउज होती होंगी उनको अपने घरों के बीच में बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि जो काउज होती हैं वो एक दूसरे के एरिया में जा कर के ग्रेस कर लेती होंगी। तो अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड्स को बचाने के लिए हो सकता है बीच में बैरियर बनाए जाते हों, पर हमारे पास तो काउज हैं ही नहीं। Before I built a wall, I would ask to know what I was walling in or walling out। फिर जो पोएट हैं ये अपना जो थॉट है, जो अप्रोच है, जो थॉटफुल अप्रोच है उसको एक्सप्रेस करते हुए कहते हैं कि वो ये जानना की कोशिश करना चाह रहे हैं कि क्यों ये वॉल को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इस वॉल को बनाने से पहले पोएट जो हैं कंसिडर करेंगे कि वो क्या चीज़ को एनक्लोज कर रहे हैं, यानी कि ये जो बाउंड्री वॉल जो बना रहे हैं वो दोनों वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, यहाँ पर ये यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या है जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने लिए, या फिर ऐसा क्या है जो अनडिज़ायरेबल है उसको हम बाहर हटा रहे हैं। यानी कि वॉलिंग इन का मतलब हो गया खुद की प्रोटेक्शन, वॉलिंग आउट का मतलब हो गया अनडिज़ायरेबल चीज़ें जिनको हम बाउंड्री के बाहर रख रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर मेनली प्राइवेसी की बात हो रही है। एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस। उसके बाद फिर पोएट कहते हैं कि ये जो बात उन्होंने बोली कि ये किसको ऑफेंस करना चाह रहे हैं, मतलब ये जो बाउंड्री बना रहे हैं इसकी वजह, ये जो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं इसकी वजह से क्या उनके और उनके नेबर के बीच में या उनके या किसी और के बीच में कोई ऑफेंस नहीं क्रिएट होगा, यानी कोई बुराई नहीं होगी, कोई अपराध नहीं हो जाएगा। समथिंग देयर इज़ दैट डज़ नॉट लव आ वॉल। फिर ये बात दोबारा से रिपीट करते हैं, ये मिस्टीरियस कहते हैं कि ये कोई मिस्टीरियस फोर्स ही है जो नहीं चाहती है कि यहाँ पर वॉल रहे। दैट वॉन्ट्स इट डाउन आई कुड से एल्स टू हिम। फिर सोचते हैं कि कुछ तो है ऐसा जो यहाँ पर वॉल नहीं चाहता है, तो वो खुद से सोचते हैं कि मैं
एल्व्स का नाम भी ले सकता हूँ। अब ये एल्व्स क्या हैं? एल्व्स जो है ये एक तरह के क्रिएचर्स हैं जिनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, छोटे छोटे सिर होते हैं, ठीक है। तो वो इमेजिनरी क्रीचर का नाम लेने की कोशिश करें अपने नेबर के सामने, जिससे कि वो उसको ये रियलाइजेशन दे पाएँ कि क्या कहते हैं, शायद एल्व्स हैं जो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी बाउंड्री रहे। बट इट्स नॉट एल्व्स एग्जैक्टली, आई वुड रादर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। फिर वो बोलता है कि जो पोएट है वो क्लैरिफाई करता है कि कोई अपोजिंग फोर्स जो है वो मे बी एल्व्स नहीं है या फिर कुछ और ही चीज़ है जो कि उसको वॉल को वहाँ पर बने रहने की नहीं सोच रही है, ठीक है। ब्रिंगिंग अ स्टोन ग्रास्प्ड I see him there bringing a stone grasped firmly by the top। फिर यहाँ पर जो नेबर हैं वो स्टोन उठाते हैं, बहुत फर्मली उठाते हैं और उस स्टोन को बड़े ही ध्यान से आराम से वहाँ पर रख देते हैं, टॉप पर रख देते हैं। In each hand like an old stone savage armed, he moves in darkness as it seems to me। दोनों ही हाथों से जो पोएट है वो अपने नेबर को कंपेयर कर रहा है एक एंशियंट प्रिमिटिव पर्सन से, ठीक है, जो कि स्टोन एज का रहा होगा, जो कि अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है एक वॉल को मेंटेन रखने में, यानी बीच की वॉल को बना के मेंटेन करके रखने के लिए। ये कोई मतलब वो अपने नेबर को एज अ डार्कनेस की तरह देख रहा है कि ये आज भी वही पुराने तकियानुसी रिवाजों को फॉलो कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो वॉल है वो बनाई जा रही है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी। जो नेबर है वो उसको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस अपीयर कर रहा है, वो अनएनलाइटेड है पोएट के इस थॉट से। जो नेबर है, जो उसके एक्शंस हैं कि जिस तरह से वो काम कर रहा है बहुत आराम से, शालीनता की तरह से, तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस सी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो उस काम को बिना कोई क्वेश्चन किए, ठीक है, कि जैसे पोएट है उसके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि हम ये वॉल को क्यों बना रहे हैं, पर जो उसका नेबर है उसके मन में कोई भी थॉट है ही नहीं, यानी कि वो एक तरीके से बिना किसी क्वेश्चन के वो उस वॉल को बनाए चला जा रहा है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज, ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर्स सेइंग। अब यहाँ पर जो नेबर के जो एक्शंस हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, वो मिस्टीरियस तो लग ही रहे हैं, और जो नेबर है वो डार्कनेस के बियॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब यही है कि ये जो नेबर है उसका वो अनविलिंग है, वो चाहता ही नहीं है कि कोई और अल्टरनेटिव उसके पास हो, यानी कि वो बिल्कुल स्टबन है, बहुत ज़्यादा एडहियर्ड है अपने डिसीजन को लेकर के, और वो अपने फादर की जो बात है उसको मानते हुए, उसको बिना कुछ क्वेश्चन करते हुए वो उस काम को करे ही जा रहा है। And he likes having thought of it so well, he says again, good friends make good neighbors। और ये जो नेबर है वो दोबारा से यही बात कहते हुए, जो नेबर है वो अपनी बात को कहते हुए, प्राइड फील करते हुए इस बात पर अभी भी अडिग है कि ये जो नोशन है गुड फ्रेंड्स मेक्स गुड नेबर्स, इसको एक बिलीफ मानते हुए इसको फॉलो कर रहा है, और इसके लिए बाउंड्रीज़ होना और अपनी खुद की प्राइवेसी होना उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही इस चैप्टर का एंड है, और इसमें मेनली हमने यही देखा कि ह्यूमन रिलेशनशिप जो है ये एक बैरियर की तरह है, यानी कि दो लोगों के बीच में एक बाउंड्री वॉल एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो अच्छा मेंटेन रहता है। और ये जो वॉल है ये यही सिग्निफाई कर रही है कि कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं एक ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच में। यहाँ पर ये जो थीम है इस पोएम की, ये मेनली ट्रेडिशनल बाउंड्रीज़ को फॉलो करने वाली चीज़ है, और इसमें बिलीफ रखने वाली चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड है। आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। ट्रू और फॉल्स? द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल्स एंड कॉजेज द अपर बोल्डर्स टू स्पिल। ट्रू। द येल्पिंग डॉग्स चेज द रैबिट्स। ट्रू। यस, दे वर चेजिंग द रैबिट्स। देयर इज समथिंग दैट लव्स अ वॉल। There is something that loves a wall? No, there is something that does not love a wall, loves a wall. So this is false. The boulders are symmetrically in shape. Are symmetrical in shape? क्या वो पत्थर symmetrical थे? No, they were not symmetrical. They had different shapes and sizes. The poet has pine trees growing on his land.
क्या पोएट के लैंड में पाइन ट्रीज थे? नो, दे हैड एप्पल ट्रीज, सो दिस आंसर इज फॉल्स. The poet and his neighbor do not own cows. Yes, they did not own any cows. The neighbor says good fence make good neighbors. Yes, the neighbor had used to follow his father saying that good fences make good neighbors. The neighbor follows the teaching of his granny. No, the neighbor follows the teaching of his father. Now question answers. What damages to the wall cause the poet to believe that there is something that does not love a wall? The damages to the wall, such as the frozen ground swells and the work of hunters, make poet believe that there is something that does not love a wall. You can all write this answer. Now coming to next question. Why does the poet meet his neighbor? पोएट अपने नेबर से क्यों मिलता है? द पोएट मीट्स हिज नेबर ऑन अ डे टू रिपेयर द वॉल एंड सेट इट बिटवीन देयर प्रॉपर्टीज अगेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू हंटर्स डैमेज द वॉल? हंटर्स किस तरह से वॉल को डैमेज कर रहे थे? द हंटर्स डैमेज द वॉल बाय नॉकिंग डाउन द स्टोन्स वाइल ट्राइंग टू कैच द रैबिट्स. यानी वो उस दीवार को तोड़े डाल रहे थे क्योंकि उन्हें रैबिट्स पकड़ने थे. Why is it difficult to stack up the boulders on wall? क्यों difficult था boulders को wall पर लगाना? It is difficult to stack up the boulders on the wall because some are uneven in shape, requiring the use of a spell to make them balance. Why in the poet's opinion is the wall unnecessary? Poet के opinion में wall unnecessary क्यों है? In the poet's opinion, the wall is unnecessary because there are no cows to keep on either side. How does the neighbor justify the need of wall? The neighbor justifies the need for walls by saying good fence make good neighbors, emphasizing the importance of boundaries and privacy. How does the poet describe his neighbor as he carries the stone? The poet describes his neighbor as carrying the stone like an old stone savage armed because he stubbornly follows the tradition of repairing the wall just like his ancestors. What is the implication of he moves in darkness? The implication of he moves in darkness suggests that the neighbor is resistant to change and follows his family's traditional beliefs without questioning them. Reference to context. And on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. What is the procedure for repairing the wall? The procedure for repairing the wall involves meeting on a specific day, walking along the boundary line and reconstructing the wall together. What is the significance of set the wall between us? Set the wall between us signifies re-establishing the boundary between the poet and his neighbor's properties, enforcing their separation. Why is it necessary to repair the wall every year? The wall needs to be repaired every year because it gets damaged over time, partly due to natural causes and partly due to the work of hunters. Who initiates the process of repairing the wall every year? Does this lead to any kind of ambiguity in his mind? The poet initiates the process of repairing the wall every year, but it is not clear if the neighbor also does the same, leading to ambiguity in the poet's mind about the tradition's significance. Or just another kind of outdoor game, one on a side. What does the poet consider an outdoor game? The poet considers the repair of wall as just another kind of outdoor game where both he and his neighbor participate, each on their respective side. What does the poet call? Why does the poet call his neighbor Old Stone Savage? The poet calls his neighbor an old stone savage to emphasize his traditional and unyielding approach to maintaining the wall, akin to ancient practices. What motivates the neighbor to repair the wall diligently?
The neighbor is motivated to repair the wall diligently due to his adherence to tradition and the belief in the saying, good fence makes good neighbors. Elaborate. Good fences make good neighbors. Good fences make good neighbors suggest that boundaries and privacy represented by the wall foster a harmonious relationship between the neighbors. Think and answer. What is the implication of something in the first line in the poem? The implication of something in the first line of the poem refers to an unknown force or influence that opposes the existence of a wall. What is the wall a symbol of? The wall is the symbol of separation, boundaries, and the divide between two properties or people. Do you agree with the poet or his neighbor, or neither of them? Just give reasons to justify your answer. Whether to agree with the poet, his neighbor, or neither depend on individual perspectives. Some may agree with the poet, questioning the necessity of wall when there are no specific reasons to keep them. Others may agree with the neighbor, emphasizing the importance of boundaries for maintaining good relationships and privacy. Comment on poet's attitude towards his neighbor. The poet's attitude towards his neighbor seems mixed. While he questions the need for the wall, he participates in its repair every year, possibly due to tradition or the desire to maintain a harmonious relationship. Pick out instance of humor from the poem. Instances of humor in the poem include the playful depiction of wall repair as an outdoor game and neighbors' stubbornness being described as that of an old stone savage armed. What does the poet mean by what I was walling in or walling out? What I was walling in or walling out refers to the purpose or intention behind building the wall, whether it is to protect or enclose something within its boundaries or to keep something unwanted out. Even though the poet dislikes the wall, he initiates the process of repairing it. Do you think that the poet is contradicting himself? Give reason to support your answer. The poet's initiation of repairing the wall does create a contradiction in his feeling towards it. He cautions the wall's necessity but continues the tradition, possibly due to social pressure or a sense of obligation. Why do you think good fence make good neighbors? Good fence make good neighbors implies that having clear boundaries and respecting each other's privacy leads to a better relationship between neighbors. So students, this is the end of question answers. I hope you all have written all the question answers. अगर नहीं लिखे हैं किसी ने, please rewind the video and write down by pausing all the question answers. Rewind करो, जहाँ पर भी आंसर आ रहा है वहाँ पर pause करो, आंसर लिखो, then move forward. Okay? अब इस चैप्टर में important summary और analysis है. अगर किसी को ये summary पढ़नी है या इसका एनालिसिस समझना है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड ज़रूर देखें, ठीक है। इस समरी और एनालिसिस अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। टीचर्स लिखवाते नहीं हैं बट फिर भी एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है। पूछ लिया जाएगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, तो इससे हम ये समझ लेते हैं कि हमें एग्जैक्टली लिखना क्या है। आप लोग इसको एक सेपरेट नोटबुक में लिख लीजिए जिससे कि आप इसको एग्ज़ाम्स के टाइम में एक बार रिवाइज़ कर सकें, पढ़ सकें और जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अपने एग्ज़ाम्स में कर सकें। आइए समरी और एनालिसिस को समझ लेते हैं। द पोएम मेंडिंग वॉल बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट explores the idea of boundaries and their significance in human relationships. The speaker questions the necessity of the wall between his property and his neighbors, as he sees it as a barrier without a clear purpose. He believes that an unknown force opposes the wall's existence, causing it to get damaged over time. Despite his doubts, the poet engages in the annual ritual of repairing the wall with his neighbor. The
Poem delve into the theme of tradition and the reluctance to question old practices as the neighbor follows his father's saying, "Good fences make good neighbors," without deeper reflection. The poet portrays the neighbor as stubborn and resistant to change, emphasizing his adherence to the old ways. The wall becomes a symbol of both physical and emotional barriers that separate individuals and communities. The poet's apple orchard and neighbor's pine trees represent different lifestyles and values which are hindered by the wall's presence. Humor is sprinkled throughout the poem, with the wall repair depicted as a playful outdoor game. The term "Old Stone Savage" highlights the neighbor's unwavering commitment to tradition even in the face of doubt. In conclusion, Mending Wall explores the complexities of human relationships, traditions, and the need for boundaries. The poet's ambiguous attitude towards the wall and his neighbor's unwavering stance create a thought-provoking commentary on the role of walls in society. The poem's timeless themes continue to resonate with readers, inviting contemplation on the balance between building walls and fostering meaningful connections. So students, this is the end of this chapter. I hope you all have written everything. If you have not written anything, or if you want to revise the chapter, you can go back to the video, rewind the video and watch the video till the end. I hope you all loved the video and explanation. Kindly share it with all your friends and like the video if you like it. Thank you so much.